हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत तो आपका स्कोर इसमें कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जल की तीनों अवस्थाओं अर्थात बर्फ, द्रव और वाष्प में जल की रासायनिक संरचना बहुत अलग है। ऑप्शन बी वही रहती है। ऑप्शन सी कभी कभी एक जैसा और कभी कभी अलग। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वही रहती है, रिमेन्स द सेम। दोस्तों जल की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जो रासायनिक संरचना H2O है वह समान रहती है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, गैस कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ऑप्शन बी है, प्लाज्मा अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कणों से बना होता है। ऑप्शन सी है, प्लाज्मा गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग से चमकता है। ऑप्शन डी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को गर्म करने से बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को गर्म करने से बनता है। दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को ठंडा करके बनाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए है, गैस का एक निश्चित आकार होता है। ऑप्शन बी है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। ऑप्शन सी है, गैस के विसरण की दर अधिक होती है। और ऑप्शन डी है, गैसीय कण यादृच्छिक गति की अवस्था में होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैसों का एक निश्चित आकार होता है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी है केरोसिन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरोसिन। दोस्तों यहाँ पर पदार्थ का वह रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी कि यह एक द्रव अवस्था का उदाहरण है। तो इसलिए केरोसिन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब उबलते पानी को बर्नर द्वारा लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान ऑप्शन ए बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ऑप्शन बी है, भाप बनने तक तेजी से ऊपर उठता है। ऑप्शन सी है, पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। और ऑप्शन डी है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो तापमान है वह स्थिर रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 273 केल्विन। ऑप्शन सी है 373 केल्विन और ऑप्शन डी है 273 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस या उसको हम 373 केल्विन लिखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ठोसीकरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको आता होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो है सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर द्रव अवस्था नहीं आती है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह ठोस जो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है वह है बर्फ का टुकड़ा, नेफ्थलीन, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेफ्थलीन। दोस्तों नेफ्थलीन बिना कोई द्रव बने सीधे ठोस अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए गैसों का प्रसार, वाष्पीकरण और संपीड़न, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न और घुलनशीलता, ऑप्शन सी है गैसों का वाष्पीकरण, विसरण तथा विस्तार, और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण, घुलनशीलता, विसरण तथा गैसों का संपीड़न। सही जवाब है ऑप्शन सी गैसों का वाष्पीकरण, विसरण तथा विस्तार। तो दोस्तों बढ़ते तापमान के साथ गैसों के वाष्पीकरण, प्रसार और विस्तार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे अनुकूल है। उच्च दबाव कम तापमान, कम दबाव कम तापमान, ऑप्शन सी कम दबाव उच्च तापमान, या ऑप्शन डी उच्च दबाव उच्च तापमान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उच्च दबाव कम तापमान। दोस्तों उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक ... के बराबर है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन बी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यह आप सभी को पता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो परमाणुओं को आइसोबार कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दो परमाणुओं को आइसोबार कहा जाता है यदि उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व की द्रव्यमान संख्या ... है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या, या ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। दोस्तों तत्व की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1.0073 AMU। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या ... के बराबर होती है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या,
ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या, या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या। दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा कण को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। उप परमाणविक कण, ऑप्शन बी एक असंयुक्त हीलियम परमाणु, ऑप्शन सी एक तटस्थ कण, ऑप्शन डी एक दोगुना आवेशित हीलियम आयन। सही जवाब है ऑप्शन डी एक दोगुना आवेशित हीलियम आयन। दोस्तों एक अल्फा कण एक दोगुना आवेशित हीलियम आयन होता है, यानी कि He2+ से हम इसको लिखते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है यह एक ऋणात्मक आवेशित कण है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ऑप्शन सी है यह सभी परमाणुओं का मूल घटक है, और ऑप्शन डी है यह कैथोड किरणों का एक घटक है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जो कि गलत है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के 1/1836 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 32। सही जवाब है ऑप्शन सी 18। दोस्तों 2n स्क्वायर नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों को सेल में रखा जाता है। एम सेल के लिए हम देखें तो n=3, इसलिए 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है चैडविक और ऑप्शन डी है यूजीन गोल्डस्टीन। आप सभी को इसका सही जवाब पता होगा। तो दोस्तों किस किस को सही जवाब इनके पता थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन बी जे थॉमसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2n15 और 8O16 के जोड़े हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोन। दोस्तों आइसोटोन परमाणु हैं जो समान संख्या में न्यूट्रॉन साझा करती हैं और प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, जो 7n15 में प्रोटॉनों की संख्या जो है 7 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। इसके अलावा 8O16 में देखें तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कच्चा हरा फल पकने पर अपना रंग बदल देता है, इसका कारण यह है। ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट गुणसूत्र में बदल जाता है, ऑप्शन सी गुणसूत्र क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन। दोस्तों जब फल पक जाता है तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का स्तर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिस कारण से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। और इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है अलग अलग कलर के वो इसमें बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसमें हाइपरटोनिक माध्यम में कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, एसिडोलिसिस, एलोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी कि करेंसी ऑफ द सेल। ऑप्शन ए है अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीजन, एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एटीपी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हम हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो जो कोशिका की करेंसी है वह एटीपी है, और जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ने कोशिका शब्द दिया गड़ा, तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को इसका आंसर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में रिक्तिका का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रिक्तिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है ये वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी है वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ऑप्शन सी वे स्फीति को बनाए रखने में मदद करते हैं। और ऑप्शन डी है वे संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है, जिससे जल की सांद्रता समान हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी विसरण, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्मोसिस यानी परासरण। अगला प्रश्न है, ऊतक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषीकृत समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव में ऊतकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। ऊतकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए तीव्र विकास, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी उच्च प्रजनन क्षमता, या ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक तने को बिना तोड़े मोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है एरेनकाइमा, ऑप्शन बी है क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा, और ऑप्शन डी है स्क्लेरेनकाइमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी यह एंजाइम जारी करके आसपास की कोशिकाओं को मारता है। ऑप्शन सी एंजाइम कोशिकाओं को पचाने में सक्षम है। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन सी कोशिकाएं द्विकेंद्रिकीय होती हैं, या ऑल ऑफ द अबव।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अब। अगला प्रश्न है, डोडोट जाइलम ऊतकों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए छलनी ट्यूब, ऑप्शन बी जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी ट्रैकिड, या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ऑप्शन ए छलनी ट्यूब इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका फिजिक्स से है। त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर गतिमान एक कण का आधे वृत्त का विस्थापन करने के बाद विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन ए 2πr, ऑप्शन बी πr, ऑप्शन सी 2r, या ऑप्शन डी 0। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2r। दोस्तों आधे चक्कर के बाद कण मूल बिंदु के व्यास के विपरीत हो जाएगा, इसलिए विस्थापन व्यास के बराबर होगा, जो कि 2r। अगला प्रश्न है, वेग को समय के अनुसार डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी त्वरण। सही जवाब है ऑप्शन बी विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए यह असमान गति से चलता है, ऑप्शन बी इसका वेग शून्य है, ऑप्शन सी इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, और ऑप्शन डी इसका त्वरण असमान है। सही जवाब है ऑप्शन सी इसका त्वरण स्थिर गैर शून्य होता है। अगला प्रश्न है, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं कहलाती है? वेक्टर, स्केलर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए और बी। सही जवाब है वेक्टर यानी कि सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए वेक्टर इसका सही जवाब है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां पर होती है उसको हम सदिश यानी कि वेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है एक्लेरेशन, ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीड। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से एक झूले पर घूम रहा है। दिए गए परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लड़का आराम कर रहा है, ऑप्शन बी लड़का बिना किसी त्वरण के आगे बढ़ रहा है, ऑप्शन सी लड़का तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और ऑप्शन डी लड़का एक समान वेग से घूम रहा है। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लड़का तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी सीधी राह पर त्वरित गति से चलती हुई वस्तु के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसका वेग सदैव बदलता रहता है, ऑप्शन बी इसकी गति बदलती रहती है, ऑप्शन सी इस पर सदैव एक शक्ति कार्यरत रहती है, और ऑप्शन डी यह हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इस पर सदैव एक शक्ति कार्यरत रहती है। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? गति के तीसरे नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्रिया प्रतिक्रिया युग्म सदैव एक ही पिंड पर कार्य करता है, ऑप्शन बी वे विभिन्न पिंडों पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया युग्मों का परिमाण एवं दिशाएं समान होती है, ऑप्शन डी किसी भी पिंड पर एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों, वे विभिन्न पिंडों पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल की एसआई इकाई कौन सी है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों का त्वरण अलग अलग है। ऑप्शन बी, किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है। ऑप्शन सी, वे समान परिमाण के बलों का अनुभव करते हैं। और ऑप्शन डी, वे अपनी जड़ता बदलते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी क्षण उनका वेग समान होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान वाले कोई भी दो पिंड। ऑप्शन बी, केवल पृथ्वी और बिंदु द्रव्यमान। ऑप्शन सी, केवल पृथ्वी और सूर्य। ऑप्शन डी, केवल दो आवेशित पिंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यमान वाले कोई भी दो पिंड, एनी टू बॉडीज हैविंग मास। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ से आम गिरने का संबंध आम के पेड़ से आम गिरने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द मैंगो, यानी केवल पृथ्वी ही आम को आकर्षित करती है। प्रश्न है, आम के पेड़ से आम गिरने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओनली द अर्थ अट्रैक्ट्स द मैंगो, केवल पृथ्वी ही आम को आकर्षित करती है। केवल आम ही पृथ्वी को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी, आम और धरती दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी ऑप्शन डी, आम और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आम और धरती दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज, यानी कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार है 1/3 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भार का 1/3 भाग। ऑप्शन बी, पृथ्वी के भार का 1/5वां भाग। या ऑप्शन सी, पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग। या ऑप्शन डी, पृथ्वी के भार का 1/2वां भाग। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/3 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किससे बंधा है? व्हाट होल्ड्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी, बादलों से। ऑप्शन सी, हवा से। या ऑप्शन डी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण से। दोस्तों अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। ऑप्शन ए, मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन बी, थर्मल ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा यानी जो मैकेनिकल ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं और भी वीडियोस हम लेकर आएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।